जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जी सर वेरी बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग अध्याय 2 सीआरपीसी के समाप्त कर चुके हैं और आज जो है हम अध्याय नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी का, जो कि बात कर रहा है पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, न्यायालयों की शक्ति क्या है, किस न्यायालय को क्या ताकत मिली हुई है, क्या उसकी क्षमता है, कितना दंड कौन न्यायालय दे सकता है, इस बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहा है सेक्शन 26 इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा है और चैप्टर नंबर 26 बता रहा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। A. Any offence under the Indian Penal Code 45 of 1860 may be tried by number 1 the High Court, number 2 the Court of Session, number 3 any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable। तो प्रथम सूची एक सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे आगे। तो कहा है कि प्रथम सूची में जो व्यवस्था बताई गई है हर अपराध के सामने वहाँ ये बताया गया है कि ट्रायबल बाई किसके है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहा गया है कि कोई भी अपराध जो है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो अन्य भी कोई उपबंध मिलेंगे इस बारे में, तो उनके अध्याधीन रहते हुए 26 कह रहा है, 26 का पार्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण नंबर 1 उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। देखिए, हमने डिस्कस किया था एक सेक्शन पीछे, वहाँ हमने बताया था कि दांडिक मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है। ठीक है, जहाँ ट्रायल चल सकता है, तो हाई कोर्ट भी ट्रायल सुन सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं सेशन न्यायालय, जो सेशन कोर्ट हैं वो सुनेंगे। और थर्ड पे आते हैं किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल है आपने देखा ही होगा, फर्स्ट शेड्यूल में सब सारे सेक्शन दिए हुए हैं, उनके बारे में बताया है कि संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, और ट्रायबल बाई किसके है ना। वो सारा कुछ फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग देखेंगे। इसका प्रोविज़ो कह रहा है फर्स्ट का, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 376A, A, B, B, C, सेक्शन 376D, सेक्शन 376DA, मतलब 376 के जितने भी सेक्शन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। और सेक्शन 376E ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 of 1860 shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman। ये कह रहा है 26 का परंतु कि जो ये रेप से संबंधित जो अपराध हैं, ये सारे 376 A, B, C, D हम आईपीसी में पढ़ के आए हैं, तो उनके विषय में ये इसका प्रोविज़ो बता रहा है 26 का कि इनका विचारण जो है यथाशक्य ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई स्त्री हो। मतलब कि ये प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए कि 376 के मामलों को वैसा न्यायालय सुने कि जहाँ पीठासीन अधिकारी कोई लेडी हो। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कहा गया है कि प्रैक्टिसेबल, जहाँ प्रैक्टिकेबल हो, ऐसा करना संभव हो, वहाँ के लिए कहा गया है कि इन मामलों को वैसी अधिकारी चुने जो स्त्री हो। ठीक है भाई। उसका बी पार्ट कह रहा है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ be tried by such court, and when no court is so mentioned may be tried by। और खा पार्ट कह रहा है 26 का कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तो खा क्या कह रहा है कि अगर कोई स्पेशल कोई विधि है और वहाँ बता दिया गया है कि भाई इसका विचारण सच एंड सच कोर्ट करेगा, तो वो कोर्ट करेगा।
और जहां उस विशेष विधि में नहीं बताया गया है कि कौन सा न्यायालय करेगा, तब क्या स्थिति रहेगी? तब ये स्थिति रहेगी, नंबर 1 पे है द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और सेकंड, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शॉन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। और सेकंड में कहा है कि किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। ठीक है भाई। और इसमें उत्तर प्रदेश का एक अमेंडमेंट भी है सेक्शन 26 में। ये कहा जा रहा है इसमें अमेंडमेंट में, ये कह रहा है कि इन सेक्शन जी इन सेक्शन 26 of the said code for clause B the following clauses shall be substituted namely। तो जो क्लॉज बी है उसमें यूपी का अपना संशोधन है। उसमें क्या बताया गया है कि एनी ऑफेंस अंडर, अपना कैमरा ऑफ कर दें जी, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ मे बी ट्राइड व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बाय सच कोर्ट और बाय एनी कोर्ट सुपीरियर इन रैंक to such court, and second, when no court is so mentioned by any court by which such offence is shown in the first schedule to be triable or by any court superior in rank to such court। तो ये कहा गया है इसमें कि भाई जहाँ बता दिया गया 26 में कि जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब न्यायालय द्वारा या न्यायालय की पंक्ति में से ज्येष्ठ, मतलब या तो वो न्यायालय जो बताया गया है वो हो या उससे सुपीरियर पंक्ति का कोई न्यायालय हो। ठीक है। और सेकंड भी यही बता रहा है, सेकंड ये बता रहा है कि जब किसी न्यायालय का इस प्रकार उल्लेख नहीं किया जाता है तब ऐसे न्यायालय जिसके द्वारा उनका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है या ऐसे न्यायालय में पंक्ति में वरिष्ठ किसी न्यायालय द्वारा, मतलब ये है कि उससे इन्फीरियर न्यायालय नहीं सुनेगा, अगर वो न्यायालय उपलब्ध नहीं है तो उससे सुपीरियर न्यायालय सुनेगा। ये अमेंडमेंट है यूपी का। ठीक है, जो मेन धारा में नहीं बता रहा है इस बात को, तो यहाँ इन्होंने अपना उत्तर प्रदेश का ये संशोधन बताया गया है। तो 26 सेक्शन 26 हमने डिस्कस किया भाई। इसमें कोई समस्या कुछ समझ ना आया हो? कल्पना, सदफ, एनू? आ गया सर। तो 26 समझ आ गया। 26 ने ये बताया है कि कौन कौन से न्यायालय क्या कर सकते हैं मामलों का। सर, जो स्पेशल कोर्ट है, कोई स्पेशल एक्ट है जैसे कि गैंगस्टर है या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो वहाँ पे प्रोविजन है कि भाई वो सेशन में चलेगा जहाँ पे भी दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 27 ऑफ CRPC। 27 बात कर रहा है जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, किशोरों के मामले में अधिकारिता की बात कर रहा है 27। और 27 क्या कह रहा है भाई? 27 कह रहा है एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of a chief judicial magistrate or by any court especially empowered under this Children Act 1960, 60 of 1960 or any other law for the time being in force, providing for the treatment, training and rehabilitation of youthful offenders। तो 27 ये कह रहा है कि किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय ना हो और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 का 60 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। तो देखिए, फिलहाल जो है इस निमित्त हमारे पास कौन सा एक्ट है जिसके एक्ट के माध्यम से बालकों की सुनवाई की जाती है? वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो फिलहाल प्रिवेल कर रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया था? इसमें बताया था जिसे बालक अधिनियम 1960 का 60
या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि। तो तत्समय प्रवर्त अन्य विधि फिलहाल कौन चल रही है? जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है स्पेशल किशोर बोर्ड गठित किए गए हैं, है ना, और किशोर बोर्ड के समक्ष जो है ऐसे अपराधियों का विचारण चलता है जो अभी बालक हैं, ठीक है। और वहाँ किशोर बोर्ड में क्या एज है भाई? फिलहाल 18 वर्ष या उससे नीचे के जो अपराधी हैं उन्हें किशोर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और उनके जो मामले हैं वो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलते हैं। आप लोग सब देखते ही होंगे प्रैक्टिस में, ठीक है भाई? इज दैट क्लियर? कल्पना? यस सर। जी सर। जी। द नेक्स्ट वन 28 बात कर रहा है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश जो दंडादेश दे सकेंगे उसके बारे में बात की जा रही है सेक्शन 28 के द्वारा। और सेक्शन 28 क्या बता रहा है? ये कह रहा है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो उच्च न्यायालय जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। हाई कोर्ट जो है ऑल इन ऑल है इस मामले में, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। वो किसी भी प्रकार का कोई भी दंडादेश जो विधि द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया हो, ऑथराइज किए गए हों हाई कोर्ट जिन भी दंडादेशों के लिए, वो सब दे सकते हैं। और सेकंड इसका कह रहा है 28 का क्लॉज सेकंड कह रहा है कि आ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court। तो ये कह रहा है कि जो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय हैं वो भी विधि द्वारा सशक्त, कोई भी विधि द्वारा जो उन्हें शक्ति प्रदान की गई है वो भी उनको भी खुली छूट है ना। वो भी हाई कोर्ट की तरह जो है बिल्कुल सारे जो भी दंडादेश वो तथ्यों के आधार पर सुनवाई के उपरांत देना उचित समझे वो दे सकते हैं। किंतु सेशन न्यायाधीश के द्वारा यदि दंडादेश मृत्यु से संबंधित है, जिसे कैपिटल पनिशमेंट के नाम से हम जानते हैं, फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो वैसी जो सज़ा होगी वो सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट होगी। वो पत्रावली जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भेजी जाएगी और वहाँ उसको चेक किया जाएगा कि वास्तव में ये जो दंडादेश सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा दिया गया है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वहाँ उसको एक बार चेक किया जाएगा। इज दैट क्लियर? कौन सा सेक्शन है जो 28 के 2 से कनेक्टेड है? विच सेक्शन? सर 366 366 CRPC, ठीक है जी। जो 368 भी है सर। 68 में क्या है भाई? वहां से हाई कोर्ट से डेथ पेनल्टी की पुष्टि है और 366 में उसे भेजा जाता है हाई कोर्ट। हाँ, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन वाली धारा है वो 66 ही है, सही माने में 66 में भेज दिया जाता है। अब वो पुष्टि करें, उसको डिनाइल करें, वो हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। तो 366 में प्रावधान है कि मृत्यु दंडादेश की वो पत्रावली जिस पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा कोई मृत्यु दंड दिया गया हो, तो 366 के तहत वो जाएगी कहाँ? उच्च न्यायालय। इस बारे में एक केस लॉ हमने पढ़ा था, उस केस लॉ में भी ये डिस्कशन आया था। कौन सा केस लॉ था? एनू, एक केस लॉ हमने आईपीसी में डिस्कस किया था। तो उस केस लॉ में इस धारा के बारे में हमने डिस्कशन किया था। कुछ याद है आपको? याद नहीं। और कोई माइका लाल या लाली? कुछ याद आया? कल्पना, अमित भाई, आप सभी क्लास में थे जिस टाइम हम वो केस लॉ डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि मामला जो है वो उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया था कन्फर्मेशन के लिए। कल्पना, आपको याद आ रहा है कुछ? नहीं सर। भाई थोड़ा सा
जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका रिवीजन भी किया करो। इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो क्लास आप ले रहे हैं उस क्लास में तो आप हैं कानून के साथ, लेकिन फिर आप उसको रिवाइज नहीं करते। अरे आर बनाम गोविंदा का केस था भाई, इतना महत्वपूर्ण केस है जिसको हमने सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंस जब हम पढ़ रहे थे आईपीसी में, तब हमने आर बनाम गोविंदा, क्योंकि आर बनाम गोविंदा के बिना इन दोनों धाराओं के अंतर को समझना और समझाना दोनों ही नामुमकिन है। और आर बनाम गोविंदा में मैंने आपको ये बताया था कि उसमें जो है, चूँकि जो सत्र न्यायालय, कौन सा सत्र न्यायालय था कल्पना, आर बनाम गोविंदा में किस सत्र न्यायालय के द्वारा सजा दी गई थी फांसी की? कल्पना मेरी आवाज़ आ रही है? सर जी सर। वो भी याद नहीं है? एनू? नहीं सर यार। अरे 17 सत्र न्यायालय है यार, तुम लोग क्यों बिल्कुल मेरी नाक कटाते हो? हाँ हाँ सर, महाराष्ट्र 17 बताया था आपने। 17 का सत्र न्यायालय था ये, तो कनेक्ट ही कर लो आप, सत्र से 17 बना लो। कुछ याद रखने के लिए थोड़े थोड़े अपने जो है ना टेक्स्ट बना लिया करो। थोड़ा सा जो हमारा माइंड है ना, ये सुस्त मुर्गा होता है बिल्कुल, इसे तो जगाना पड़ता है बार बार कि भाई खड़ा हो जा, और नहीं तो ये इतना सुस्त है व्यक्ति का दिमाग जो है ना। आपको याद होगा कि जब मोबाइल फ़ोन हमारे पास नहीं हुआ करते थे, जो उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे, उस टाइम हमें अपने 10-20 रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर कंठस्थ होते थे, है ना। और जब से ये मोबाइल नाम का आइटम हमारे पास आया है, इसमें फ़ोन डायरी आ गई है, तो उसमें हम सेव कर लेते हैं। तो कुछ सज्जनों को तो अपना ही फ़ोन नंबर नहीं पता होता, ठीक है ना। वो कहते हैं दूसरे को कि भाई तू मुझे अपना नंबर बता, मैं तेरे पे घंटी मार रहा हूँ, मेरा नंबर तेरे पे आ जाएगा। होता है ना ऐसा? यस सर। हाँ, तो ये दिमाग को आप जितना प्रैक्टिस कराओगे, जितनी इसको रगड़ोगे ना, उतना ही ये चमकेगा। अब तुम्हारा इरादा यदि ऐसा है कि भगवान ने जैसा दिया था, जितने ग्राम का दिया था, जुगा दूध ले जाके देना है, तो बात अलग है। वैसे कितने ग्राम का होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क? जी भाई, तुम्हारा जीएस का पेपर भी होगा, ध्यान रखिएगा। और वहाँ ऐसे ही सवाल आते हैं, वे दिमाग का भार भी पूछ लेते हैं, है ना। वे क्योंकि जीएस तो एक खुला क्षेत्र है, वहाँ से आप जो है। हाँ बताइए प्रवेश जी, आप हाथ उठा रहे हैं। 1336 ग्राम है जी, 1336 ग्राम। हाँ लगभग, बिल्कुल आपने सही बताया, लगभग इतना ही होता है, ठीक है ना। और वो स्त्रियों के संबंध में उसका वेट कुछ कम है, या पुरुषों के संबंध में उसका वेट कुछ ज़्यादा है ना, ऐसा ही है ना सर स्त्रियों का जो Yes, वो sir, 1198 ग्राम है सर। नहीं 1200 है women के लिए और 1300। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा जीएस भी, आप जीएस के संपर्क में भी रहा करो, क्योंकि जीएस का भी पेपर आता है भाई, और वो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। जो एचजीएस के एस्पायरेंट हमारे हैं, उनको 100 नंबर का मेंस में जीएस मिलेगा, और प्री में भी कभी कभी 10 नंबर, कभी 15 नंबर जीएस पूछ लिया जाता है। जो प्री का हमारा 100 नंबर का पेपर होता है एचजीएस का, तो प्रीलिम्स में भी हमसे वो थोड़ा बहुत जीएस पूछ लेता है, और मेंस में तो 100 नंबर का जीएस का पेपर एकदम एक्सक्लूसिवली आएगा, ठीक है। थर्ड कह रहा है, ये कह रहा है, एन असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो नंबर 3 जो 28 का है, उसका तात्पर्य सीधा सीधा ये निकल रहा है कि जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 वर्ष से अधिक के दंडादेश का आदेश पारित नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो लैंग्वेज इसकी समझो उसको, ये कह रहा है सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु
या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो कहाँ समझे भैया कि असिस्टेंट सेशन जज की जो क्षमता है दंड देने की वो कितनी है? जी 10 वर्ष से कम है सर। बस बिलो 10 ईयर्स सजा रखेगा असिस्टेंट सेशन जज, है ना। हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पद का कोई व्यक्ति, मतलब इस पद की कोई कोर्ट हमें आज तक नज़र नहीं आई है कोर्ट में। या तो सेशन जज हैं या एडिशनल सेशन जज हैं, और वो दोनों एक ही बात है भाई। दांडिक विषयों में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की क्षमता में कोई अंतर थोड़ा ही है, दोनों की समान क्षमता है। 28(2) को पढ़ो आप। जो पावर सेशन जज को है दंडित करने की, वही सेम पावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भी है। बस जो सत्र न्यायाधीश है उसके पास क्या है इनसे ज़्यादा पावर, उसके पास जो है प्रशासनिक क्षमता पावर है, वित्तीय क्षमता पावर है। क्या समझे कपिल देव जी? कपिल देव जी क्लास में नज़र आ रहे हैं मुझे, समझ आया आपको? माइक खोल के आप बताइए। हाँ जी सर। जी कपिल देव जी कहाँ से हैं आप? सर नोएडा से ही हैं। बहुत अच्छे, अमित भाई के मित्र हैं? जी सर, बहुत बढ़िया। मित्र हैं और इनके शिष्य भी हैं, वो गुरु जी हैं हमारे। अरे बिल्कुल, ये अमित भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ही इज सो नाइस पर्सन। जी हाँ, तो 28 में कोई समस्या भाई कुछ समझ ना आया हो? सदब आगे बढ़ें। जयबुनिशा जी आगे बढ़िए। जी आगे बढ़िए। जी द नेक्स्ट वन इज 29। ये बात कर रहा है सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास। तो देखिए जो हेरारकी हमने पढ़ी थी दांडिक न्यायालयों की, उस हेरारकी में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी पढ़ी थी हमने? कल्पना? सर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। नहीं, दांडिक न्यायालयों की बात कर रहा हूँ मैं, मजिस्ट्रेट न्यायालयों की नहीं बात कर रहा हूँ। सर उच्च न्यायालय, फिर हाँ सेशन न्यायालय। हाँ, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, है ना, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हाँ फिर उसके बाद, है ना। जी सर। ऐसी हेरारकी पढ़ी थी हमने। तो अब ये जो बात कर रहा है सेक्शन 29, ये उन सेंटेंसेस की बात कर रहा है, उन दंडादेशों की बात कर रहा है जो मजिस्ट्रेट महोदय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा था कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो ये कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। इसका मतलब ये धारा 29 की जो क्लोज 1 है वो ये बता रही है कि सीजीएम महोदय 7 वर्ष तक की अवधि का दंडादेश दे सकते हैं, उससे अधिक की अवधि का दंडादेश देने की क्षमता सीजीएम को नहीं होती है। इज इट ओके? क्लियर है? परंतु सर ये ट्रायल तो कर सकते हैं, सजा के मामले में उन्हें सेशन में भेज सकते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे मैटर आते हैं कि जहाँ वो परीक्षण करके फिर कह देता है कि भाई ये मेरी क्षमता से बाहर है, अब सजा के प्रश्न पे आप देख लो इसे, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। ऐसी धाराएं कुछ हैं स्पेशल, कुछ मामले। ठीक है, तो सेकंड कह रहा है सीजीएम क्लियर हो गया भाई? ठीक है, हाँ जी जी सर। हाँ सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल कहो भाई। सर मैं ये कहना चाह रहा था, चार्ज बनाने से पहले ही ट्रांसफर करेगा ना वो, किस मामले में? उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं है। कोई भी मामला जिसे वो नहीं सुन सकता, जैसे 307 का हो गया तो वो एसीजेम लेवल या सीजेम लेवल नहीं सुनने का उसे।
बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे 4 से पहले ही ट्रांसफर करेगा ना सर? हाँ, वो कमिटल की जो, 4 में। हाँ कमिटल की जो व्यवस्था है वो कमिट कर देगा, है ना। जी जी जी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं कि जब उसको सुनवाई के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो भाई अधिक सज़ा का मामला लग रहा है मुझे, है ना, जी तब वो एक आगे जब पढ़ेंगे हम तब उसमें देखेंगे, तो तब वो कहेगा। सर 190 में, हाँ ठीक है सर। सर 190 में है शायद इसका वहाँ पे तो 190 190 में सर। 190 में तो वो है, आप संज्ञान लेना है, ठीक है ना। सर कोर्ट अगर सर 191 में टीए हो गया, फिर टीए डाल लेंगे उसमें। एविडेंस ऐसा आ जाता है, हाँ। साक्ष्य ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल। जिसके आधार पे कोर्ट को लगता है जी, यस, कि यस, ये यस। अब सेशन का मैटर है, तभी जी। वो आगे करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, वैसे तो सामान्यतः अगर चार्जशीट में ही ऐसी कोई धाराएं आ रही हैं जो ट्रायबल बाय सेशन है, तो उनको तो वो सुपुर्द कर देगा, कमिट कर देगा, है ना जी। चलिए, सेकंड वन कह रहा, द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, तो यहाँ इसमें ये बता दिया गया है कि जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनकी जो सज़ा देने की क्षमता है वो 3 वर्ष या 10,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकते हैं। ठीक, और आगे कह रहा कि द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ और बोथ। और जो सेकंड क्लास का द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट है वो जो है कितनी सज़ा दे सकता है, 1 वर्ष तक की तो उसको है कारावास देने की क्षमता प्राप्त है और उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देने की क्षमता प्राप्त है। और इसका नंबर 4 कह रहा है कि द कोर्ट ऑफ ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड दैट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और नंबर 4 ये कह रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय हैं उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। तो यहाँ इन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के विषय में भी बात कर दी नंबर 4 में, 29 के 4 में। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको आप ये मान के चलिए कि चूंकि वो केवल महानगर में बैठा हुआ है तो महानगर में बैठने की वजह से उसके पद नाम में परिवर्तन आ गया। बस सामान्य जनपदों में उसे सीजीएम नाम से संबोधित किया जाता है और जो मेट्रो सिटीज़ हैं, महानगर जिन्हें घोषित किया हुआ है, उन महानगरों में उस पद का नाम ही बदल जाता है। बाकी सब क्षमताएं, सज़ा देने का राइट, सुनवाई के सब वो सारी व्यवस्था ऐसे ही होंगी जैसे कि सीजीएम साहब के साथ होती है, जैसे कि 29 के 4 ने क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। तो एक तरह से महानगरों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो है वो क्या है, बिल्कुल एक प्रतिबिंब सीएमएम मान लीजिए आप। ठीक है, सीजीएम को वहाँ सीएमएम नाम से पुकारा जाता है, बस दैट इज़ द डिफरेंस। और कोई अंतर सीजीएम और सीएमएम में नहीं है। क्या समझे? क्लियर है भाई? तो सीजीएम की पेनल्टी Yes, नहीं sir. बताइए ना, हाँ जी, 7 years बताई है, पेनल्टी नहीं बताई ना। नहीं तो पेनल्टी सीजीएम की नहीं सीजीएम के पास जो है ना दंड देने का जो पेनल्टी है, जो मतलब कि आप जुर्माने की बात कर रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो जुर्माने में सीजीएम साहब को फिर खुली छूट होगी जब नहीं कोई उनको कर्टेल किया किसी लिमिट में, है ना भाई। अगर उन्हें जी सर। 10,000 5,000 में नहीं कर्टेल किया तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ ये निकलता है कि सीजीएम साहब को जो जुर्माना लगाने की क्षमता है वो कौन सी धारा के अनुसार चलेगी कल्पना? सर आईपीसी की धारा 63। हाँ, 63 लागू हो जाएगी अमित यहाँ, कि जहाँ जुर्माना अभिव्यक्त रूप से घोषित ना किया गया हो भाई, या तो जुर्माना वहाँ ही बता दिया जाएगा अपराध में ही कि भाई इसमें इतना दिया जाएगा,
है ना। और अगर वहाँ जुर्माना नहीं बताया गया है तो सीजीएम साहब भी 63 के हिसाब से चलेंगे। क्यों सदर? अनिश्चित तो होगी लेकिन रीजनेबल होगी। हाँ वो तो बिल्कुल, ये बात तो आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि आपके पास गाड़ी दौड़ाने की क्षमता जो है, जितनी आपके मीटर में लिमिट है उतनी तो आप दौड़ा सकते हो, लेकिन आपको रीजनेबल स्पीड भी तो रखनी है ना। रोड पे और लोग चल रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। और अगली बात कर रहा है सेक्शन 30 बात कर रहा है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है। द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन एज इज ऑथोराइज बाय लॉ। ये कह रहा किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। ये हम कहाँ पढ़ के आए हैं भाई? जुर्माना ना देने की अवस्था में आईपीसी में पढ़ा था ना हमने। सर धारा 64। हाँ धारा 64 देख लीजिए एक बार। वहाँ यही तो बताया गया था कि अगर कोई जुर्माना की रकम अदा नहीं करेगा तो फिर कितनी सजा का प्रावधान वहाँ है। जितनी उस अपराध में सजा है उसका 1/4, 1/4। ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम सजा का 1/4। ठीक है। और इसका प्रोविजो भी कह रहा है 30 का, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द टर्म ए इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। और ये कह रहा है कि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वो जो सजा जुर्माना ना देने की अवस्था में उसको कारावास की जो दंड देने की व्यवस्था है, वो उसके अपने जो जितनी मैक्सिमम वो सजा दे सकता है मजिस्ट्रेट, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। समझ आया? और बी पार्ट कह रहा है कि शेल नोट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। और बी पार्ट कह रहा है इसका, ये कह रहा है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रमण होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। क्या समझा? बी में क्या समझ आया भाई? यानी सर 65 में जो आईपीसी में दिया हुआ है, हाँ यानी 1/4 यानी कि 9 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? 30 का सेकंड पार्ट कह रहा है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। और ये कह रहा है कि जो इसके अधीन सज़ा दी जाएगी वो उसके अतिरिक्त होगी जो उसे सब्सटेंटिव सज़ा मिली है। ठीक है। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास कुछ मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकती है। क्लियर है भाई? वो जो सज़ा उसे वहाँ मिली है वो तो सब्सटेंटिव मिली है, उसको उसके अपराध के लिए सज़ा मिली है। और जो ये जुर्माना ना देने की अवस्था में जो सज़ा है ये उसके एडिशनल है, उसके अतिरिक्त है। उसमें इसका मुजराई नहीं होगा, उसमें ये उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना? वो अलग से भुगतनी पड़ेगी। इज दैट ओके? जी सर। नहीं सर, एक बार दोबारा बताएं आप, ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड वाला ही कह रहा है कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकती है। तो यहाँ जो सज़ा मिलेगी वो जो 29 में उसे पावर थी मजिस्ट्रेट को, वो जो वहाँ उसने सज़ा दी थी,
यहाँ की सज़ा उस सज़ा से भिन्न होगी, उसके एडिशनल होगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी केस में किसी को 3 महीने की सजा और जुर्माना 1,000 रुपये दिया जाता है और 1,000 रुपये जुर्माना अगर वो पे नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर ऑफेंस है उसका मैक्सिमम का चौथाई बिल्कुल बिल्कुल वो अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे सवाल आता है, इस पे समस्या बना के सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि भाई उसने इतने दिन की तो चोरी में सज़ा दी और इतना जुर्माना लगाया, और जुर्माना ना देने की अवस्था में आप उसको एडिशनल कितनी सज़ा देंगे वो, ठीक है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो सज़ा अवॉर्ड की गई है उस सज़ा का चौथाई नहीं होना है, जो मैक्सिमम सज़ा है उसके लिए। अगर चोरी में 3 साल की सज़ा अधिकतम है और भले ही मजिस्ट्रेट ने जो है उसे 1 साल की सज़ा दे दी और जुर्माना लगा दिया साथ में, तो जुर्माना ना देने की अवस्था में 1 साल का चौथाई ना हो के 3 साल का चौथाई होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस सर। ये साफ साफ लिखा हुआ ना कि अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगी, अधिकतम अवधि। इज दैट क्लियर? कपिल देव जी समझ आ रहा है? जी सर। जी। यस सर। अमित जी, जितेंद्र जी नहीं आए आज क्लास में, क्या बात हुई? पता नहीं सर, मैसेज तो नहीं है, लेकिन प्रियेश भाई कोई बात हुई थी क्या? भैया वो फ्लेक्स हॉस्पिटल में है नोएडा, मैं भी वहीं था। मैं तो आगे जल्दी, मेरे को बोलना था आज मंगल का, तो मैं भैया को वहीं छोड़ के आया था। क्या तो नीरज भाई के वहाँ, सचिन साहब के वहाँ तबीयत वगैरह गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है सर, ठीक है जी। चलिए, जो अगला 31 है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा ध्यान से। 31 कह रहा सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ये कह रहा है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामलों में दंडादेश, ठीक है। तो 31 को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code 45 of 1860, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that punishment shall run concurrently. तो 31 का जो पहला पैरा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषित किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिनका न्यायालय निर्देश दे। क्या समझे? अलग अलग मामलों में अलग अलग सज़ा दे दी गई, तो यदि न्यायालय ने स्पेसिफिकली ना कहा हो कि ये सज़ाएं साथ साथ चलेंगी, तब क्या होगा? तब 31 ये कह रहा है कि पहले की सज़ा पूरी होगी, फिर दूसरी की सज़ा चालू होगी। समझ रहे हो ना? जी सर। अगर ऑर्डर में खोल दिया है यस सर, तो साथ चलेंगी तो ठीक है, और अगर वही नहीं खोला है तो फिर वो 1 by 1 होंगे, 1 by 1 चलेंगे, ठीक है। और सेकंड कह रहा कि इन द केस ऑफ consecutive sentences, it shall not be necessary for the court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense,
टू सेंड द ऑफेंडर फॉर द ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। ठीक है, ये कह रहा है सेकंड पार्ट 31 का कह रहा है कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषित कर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधों को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। इससे क्या समझ आया भाई? मान लीजिए सीजेएम साहब ने कोई सज़ा दी है और सीजेएम साहब जी की लिमिट कितनी है कल्पना सज़ा देने की? सर 7 वर्ष कारावास और हाँ सब कारावास होता है। हाँ, 7 वर्ष के कारावास तक की वो अधिकतम सज़ा दे सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट कह रहा है 31 का, वो ये समझाना चाह रहा है कि हो सकता है सीजेएम साहब के सामने कोई ऐसा मैटर आए जहां वो अलग अलग अपराधों में एक ही ट्रायल के दौरान अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा का उद्घोषणा करें। ठीक है भाई, वो 5 साल एक अपराध के लिए दंडित कर दें और 3 साल दूसरे अपराध के लिए दंडित कर दें एक ही प्रेक्षण में, तो क्या हुआ? सज़ा का जो योग हो गया वो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 8 जो है वो उनकी क्षमता से बाहर चला गया, चूँकि उनको 7 वर्ष की ही क्षमता है सज़ा देने की। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए सेक्शन जो 31 है, इसका जो सेकंड पार्ट है 31 का जो क्लोज 2 है, वो बता रहा है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कह रहा दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से, ठीक है, कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषित पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। यहाँ तक क्लियर है भाई? कपिल देव जी, कोई दिक्कत? नहीं सर, क्लियर है। लेकिन इसका प्रोविजन मतलब ये है हाँ कि अगर इसका जो सजा का योग है सीजेएम साहब का 7 इयर्स तक का है, अगर वो ऐड करने के बाद 7 से ज्यादा भी होता है तो उसके लिए वो अगली सेशन कोर्ट में किसी और में नहीं भेजेगा। हाँ, वो खुद ही कर देगा। हाँ, लेकिन उसकी लिमिट से हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड में कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, उसे भी समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड क्या कहता है उसे देख लेते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। ये बात तो एक सामान्य बता दी उन्होंने 2 नंबर में। अब इसका परंतु कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। ये कह रहा है कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। तो सीजेएम साहब जो है वो अलग अलग अपराधों की सजा जो है उनका टोटल योग 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सदब क्लियर है? जी सर। यस सर। 10 वर्ष हो जाए, 12 वर्ष हो जाए, 13 वर्ष हो जाए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक रोक लगा दी है ना। और बी पार्ट कह रहा है प्रोविजो का, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। ठीक है, और ये कह रहा है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। तो वही बात बी पार्ट में भी लगभग वही बात है भाई। संकलित दंड जो है वो 7 वर्ष का पावर है सीजीएम को, और बी पार्ट क्या कह रहा है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा, ठीक है, जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक, ये सर सभी। आई हैव वन क्वेश्चन सर। हाँ जी। लेकिन तो सर अगर इस अवस्था में अगर 14 साल से कह रहे हैं, जैसे कि 13 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं सीजेएम साहब, तो सर क्या उनका ट्रायल अलग अलग होगा या फिर एक ही केस में उन्होंने देखा है कि कई सारे, जैसे इसमें कहा हुआ है कि एक अपराध से 2 अधिक व्यक्ति हैं, मतलब ये तो सर उनका अलग अलग ट्रायल होगा या एक साथ ही होगा? सिर्फ सर एक ही अपराध के विषय में बात की जा रही है। देखिए एक ही ट्रायल है, एक ट्रायल में एक से अधिक अपराध हो सकते हैं ना, एक ट्रायल में, समझ रहे हो ना? जी सर जी। तो वो कह रहा है कि अलग अलग ट्रायल एक ही है और ट्रायल में अलग अलग हेड के आरोप बने हुए हैं।
तो उस हेड के एक आरोप में सजा इतनी हो गई, दूसरे हेड में दूसरी सजा हो गई, तो उनके विषय में बात कर रहा है ये, ऐसे समझो इसको। ठीक इज ठीक दैट है क्लियर? सर, क्लियर सर। हाँ, और इसका में कुछ क्लियर नहीं है कि जो ये कहा गया है कि द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। हाँ अमाउंट जो आ रहा है, हाँ ये विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट इन टू इन्फ्लिक्ट फॉर सिंगल ऑफेंस। हाँ जी, तो अमाउंट से क्या मीनिंग निकल रहा है? अमाउंट जो है वो दंड की मात्रा ही बता रहा है, वो उसे आप जुर्माने पे मत लेके जाओ, है ना। देखो इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा। ठीक है, और इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। भरत सर आ गए हैं। भरत सर आपकी टीपी क्लास लेंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बेरेक्ट आप सभी के पास होने चाहिए, ठीक है ना। और इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं साथ साथ में। वेलकम भरत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और द थर्ड पार्ट कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। और किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। अपील के संबंध में, भाई वो बंदा अपील भी तो करेगा ना उसकी, तो अपील के संबंध में दंडादेश जो है वो एक ही माना जाएगा, संकलित माना जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अब टीपी की क्लास भरत सर लेंगे आपकी। वेलकम भरत, कंटिन्यू। जी सर, सिलेबस से स्टार्ट कर देते हैं आज हम। आप लोगों को सबको मैं ऑडिबल है ना? यस सर। सर, यस सर।